हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर नीलम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल विद्या शिक्षा इंस्टीट्यूट। तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि हम लोग जो है रिसर्च टूल करा रहे हैं, जिसमें मैंने आपको ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, एप्टीट्यूड स्केल, एप्टीट्यूड टेस्ट, एटीट्यूड स्केल आदि करा दिए हैं। तो स्टूडेंट्स, उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको करा रही हूँ जीवन इतिहास विधि। ये भी एक रिसर्च टूल है, जीवन इतिहास विधि। तो स्टूडेंट्स, व्यक्ति इतिहास विधि जो है इसका जो विकास हुआ था वो 400 वर्ष पूर्व समस्यात्मक बालकों का अध्ययन करने के लिए हुआ था। ठीक है, इसलिए हुआ था, अध्ययन करने के लिए हुआ था, समस्यात्मक बालकों के अध्ययन के लिए इसका जो है जीवन इतिहास विधि का जो है डेवलप किया गया था इसको, है ना। इस विधि का प्रयोग भी व्यक्ति से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करने में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? व्यक्ति से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करने के लिए किया जाता है। इस विधि का सुव्यवस्थित रूप 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण में स्थापित हुआ, यानी कि बहुत पुरानी ये विधि है। ठीक है, कानून के क्षेत्र में भी इस विधि का अत्यधिक प्रयोग हुआ, लोक के क्षेत्र में भी प्रयोग हुआ इसका। इसके बाद इस विधि का प्रयोग चिकित्सा, मनोविज्ञान, शिक्षा आदि क्षेत्र में किया जाने लगा, है ना। शिक्षा के क्षेत्र में इस विधि का प्रादुर्भाव अत्यंत पुराना नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में अभी नया नया है, बहुत पुराना नहीं है। अब तक अध्यापक अपना अब तक जो अध्यापन कार्य होता था वो ये होता था कि केवल बच्चों को शिक्षा देनी है, और वो भी क्या देनी है? बुक्स के संबंधी देनी है ना। ये क्या अध्यापन करना ही, ये शिक्षक समझता था कि मेरा काम केवल क्या है? बच्चों को पढ़ाना ही है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि छात्र में व्यक्तिगत रुचि लेना, उनकी व्यक्तित्व को समझना, उनकी व्यक्तिगत परेशानियों को समझना, ये वो आवश्यक नहीं समझता था। लेकिन अब शिक्षा के क्षेत्र में निर्देशन, व्यक्तिगत भिन्नता, मानसिक स्वास्थ्य आदि का विशेष महत्व माना जाता है। ठीक है, व्यक्ति इतिहास विधि द्वारा किसी एक व्यक्ति की विशेषताओं, व्यवहार एवं उनके मानसिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से व्यक्ति इतिहास विधि व्यक्ति से संबंधित समस्त उपलब्ध तथ्यों का संग्रह मात्र है। जो भी एक व्यक्ति से संबंधित उसकी भावनाएं, उसकी विचार, उसकी जो परिस्थितियां हैं, उसके जो आसपास का वातावरण है, उससे संबंधित सारा जो है कुछ जो जितने भी तथ्य होते हैं उनको उपलब्ध जो है उपलब्ध तथ्यों का संग्रह माना जाता है। व्यक्तित्व के मापन में यह भी विधि एक व्यक्तित्व के मापन के में भी ये विधि को अपनाया गया है। इस विधि को अपनाया गया है जैसे घरेलू पृष्ठभूमि, रुचियां, आवश्यकताएं, उनके क्रियाकलाप, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए मित्रों, पारिवारिक सदस्यों, अन्य संबंधित व्यक्तियों से मिलकर पूछताछ करना, उनके बारे में सूचनाएं एकत्रित करना। तो यह सब व्यक्तिगत इतिहास के अंतर्गत आता है। इसके द्वारा व्यक्ति का हमें सामान्य परिचय प्राप्त हो जाता है। व्यक्ति इतिहास का उद्देश्य समायोजन समस्याओं का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, ये जो अधिकतर क्या है कि ये जो एडजस्टमेंट होता है ना, माल एडजस्टमेंट जिसको बोलते हैं, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसकी समस्याओं को सुलझाने के लिए भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। ये पद्धति मानसिक अस्पतालों में अधिक प्रयोग होती है। इस प्रकार के व्यक्ति इतिहास में अध्यापन संचयी आलेख पत्र का भी, यानी कि इस विधि में हम एक और अन्य विधि का प्रयोग कर सकते हैं, वो है संचयी आलेख पत्र या क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड्स। ठीक है, इसमें जो है, इसमें क्या करता है, कोई इस तरह से कार्य करते हैं इसमें कि जैसे कोई मनोवैज्ञानिक है ना, जैसे कि यह जानने की कोशिश करता है कि विद्यार्थी के बारे में अध्यापक से कुछ एकत्रित तथ्य मिल जाए, तो मनोवैज्ञानिक या सामाजिक कार्यकर्ता क्या करेगा? व्यक्ति इतिहास में प्राय निम्न बातों को जानने की कोशिश करता है, बच्चे से संबंधित, है ना। यानी कि अगर स्कूल के बच्चों का कोई अध्ययन करना चाहता है तो क्या जानने की कोशिश करते हैं? जैसे उनका नाम, पता, घरेलू पृष्ठभूमि, व्यवसाय, वैवाहिक संबंध, व्यक्तित्व के गुण। यद्यपि व्यक्ति इतिहास को रोग का निदान अथवा चिकित्सा का आधार नहीं मान, व्यक्ति इतिहास को रोग का आधार, इसके लिए और दूसरे टेस्ट लेने पड़ते हैं, दूसरी टूल्स अपनाने पड़ते हैं एक रिसर्चर को, रेस्पोंडेंट से। ठीक है, इस विधि का प्रयोग प्राय असाधारण व्यक्ति और बालकों को समझने के लिए किया जाता है। प्राय प्रॉब्लमेटिक समस्याओं में, प्रॉब्लमेटिक मेथड्स में अधिक इसका यूज किया जाता है। अब दूसरी आ गई हमारी आत्मकथा। आत्मकथा क्या? ऑटोबायोग्राफी मेथड क्या है? ये भी एक ऑब्जर्वेशन, ये भी हमारे एक रिसर्च टूल है। आत्मकथा से अभिप्राय उस लिखित सामग्री से है जो व्यक्ति अपने संबंध में लिखता है। आत्मकथा तो हर कोई चाहता है कि हम अपनी आत्मकथा लिखें, है ना। किसी का मन हो जाता है आत्मकथा लिखने के लिए। तो व्यक्ति द्वारा लिखी गई बातें, जीवन में प्राप्त किए गए अनुभव, व्यक्तियों से संपर्क आदि के वर्णन से व्यक्ति विशेष के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, जैसे कि हमें ऑटोबायोग्राफी लिखनी है किसी की, या अपनी लिखनी है ना। आत्मकथा तो अपनी होगी, किसी दूसरे की तो होगी नहीं, दूसरे की तो जीवनी होती है। अब आत्मकथा तो अपनी होती है,
तो हम क्या करेंगे, अपने अनुभव, जीवन में प्राप्त किया अपने अनुभव, जिन व्यक्तियों से हम मिले हैं उनके बारे में, और बहुत सारे जिन जिन जहाँ जहाँ हम घूमे हैं, जहाँ जिन जिन व्यक्तियों से संपर्क किया है, जो हमारे मतलब हमारे जीवन के अनुभव में महत्वपूर्ण क्या होता है इसमें, हमारे जीवन के अनुभव और व्यक्तियों से संपर्क का ज़्यादा उल्लेख इसमें होता है। यह एक मूलतः आत्मनिष्ठ विधि है। इसमें व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन की जैसे धुंधली सी स्मृतियां अपने दिमाग में रखता है और फिर उनको धीरे धीरे शब्दों के रूप में पिरोता है। व्यक्तित्व मापन में व्यक्ति द्वारा लिखित आत्मकथा का अपने विशेष महत्व है। ठीक है, आत्मकथा दो प्रकार की हो सकती है, एक तो होती है निर्देशित आत्मकथा, दूसरी होती है कौन सी, व्यक्तिगत इतिहास। दो तरह की होती है। तो पहली जो निर्देशित आत्मकथा होती है, ये क्या होती है कि ये स्वतंत्र नहीं होती है। निर्देशित में आप निर्देशित आत्मकथा व्यक्ति का अपने संबंध में लिखने के लिए स्वतंत्र नहीं होता है। यह एक प्रश्नावली का प्रारूप होता है जिसके अनुसार उसे अपनी आत्मकथा लिखनी होती है। जैसे कि इसमें निर्देशित आत्मकथा में व्यक्ति से उसके परिवार संबंधी, धर्म संबंधी, सामाजिक वातावरण, स्कूल जीवन के अनुभव, मित्र मंडली, अध्यापक व्यवहार, संस्कृति क्रियाकलाप, रुचि और राष्ट्र समस्याएं, जीवन दर्शन संबंधित विविध प्रश्नों का उत्तर प्रश्नावली के रूप में प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, उन उत्तरों को हम क्या करते हैं, प्रश्नावली के रूप में प्राप्त करते हैं। परंतु व्यक्तिगत इतिहास विधि में व्यक्ति पूर्णतः स्वतंत्र होता है। उसमें क्या है कि व्यक्ति अपनी जो हमारी व्यक्तिगत हमारी जो है भावनाएं हैं, हमारा जो जीवन जितना जीवन हमने जिया है उसमें जो जो हमारे साथ में घटनाएं घटित हुई हैं वो सारी घटनाएं क्रमबद्ध रूप से हम व्यवस्थित करते हैं उसके अंदर। ठीक है, आत्मकथा को उपयोगी बनाने की दृष्टि से छात्रों को महान व्यक्तियों की आत्मकथाएं सुनाई जाती हैं और ये पुस्तकें दी जाती हैं जिनकी पढ़िए आप, उनको देख करके आप भी उन्हीं के अकॉर्डिंग, जैसे आप उन महान व्यक्तियों की आत्मकथा देख रहे हैं इसी तरीके से आप भी अपनी आत्मकथा को लिखिए। उत्साहित किया जाता है स्टूडेंट्स को। यहाँ यह आवश्यक है कि आत्मकथा लिखवाने वाले व्यक्ति में छात्रों का विश्वास हो कि वो जो बता रहा है वो सही बता रहा है। ठीक है, उनमें विश्वास होना चाहिए और उनकी जो आत्मकथाएं होती हैं वो गुप्त रखी जाती हैं। ठीक है, बिना आत्मकथा का महत्व बताए छात्रों से आत्मकथा लिखवाना कठिन है, अमनोवैज्ञानिक है। उन्हें आत्मकथा का महत्व बताना पहले जरूरी होता है। ठीक है, समाजमिति और एक नया रिसर्च टूल है समाजमिति। इसका भी रिसर्च में अत्यधिक महत्व है और बहुत ज़्यादा इसको भी यूज़ किया जाता है जब हम सोशियोलॉजी में हम कोई अध्ययन करते हैं, रिसर्च करते हैं तो उसमें इसका यूज़ होता है। ठीक है, समाजमिति सामाजिक मनोविज्ञान की देन है। इसके द्वारा एक समूह के सदस्यों में पारस्परिक संबंध का पता लगाया जाता है। एक समूह में आपस में क्या संबंध है इसका पता लगाया जाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज के अन्य व्यक्तियों से संबंध विच्छेद नहीं कर सकता। ठीक है, सामाजिक वातावरण में समायोजन स्थापित करने के लिए उसे कुछ क्रियाकलाप करने होते हैं, अन्य व्यक्तियों के साथ मधुर संबंध बनाने पड़ते हैं। और समाजमिति में सामाजिक रचना का अध्ययन करने के लिए सोशियोग्राम प्रयोग में लाया जाता है। इसके द्वारा, है ना, यह आवश्यक नहीं कि एक ही व्यक्ति को सभी व्यक्ति चाहते हों। किसी एक परिस्थिति में जिस व्यक्ति को पसंद किया जाता हो, किसी अन्य परिस्थिति में सभी व्यक्ति उसको नापसंद कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे सामाजिक वातावरण होता है ना, कि जरूरी नहीं कि हर परिस्थिति में हर व्यक्ति को पसंद करें। किसी परिस्थिति में किसी व्यक्ति को पसंद कर सकते हैं, किसी दूसरी परिस्थिति में दूसरे व्यक्ति को पसंद कर सकते हैं। तो ये तो व्यक्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो दूसरे सामाजिक परिस्थितियां इतनी जटिल होती हैं कि एक परिस्थिति में आप दूसरे को अपना बना लेते हैं, दूसरी परिस्थिति में आप दूसरे को दुश्मन भी बना लेते हैं। तो इन सब परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए क्या करते हैं कि जैसे कि उदाहरण के लिए हमें ले सकते हैं कि जैसे कि किसी व्यक्ति को सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने का तो इंटरेस्ट है, लेकिन उसे खेल में उतना इंटरेस्ट नहीं है। तो ये तो व्यक्ति की अपनी पसंद हो गई ना। सोशियोग्राम विधि का प्रयोग नेता का, जैसे क्या किस में करते हैं, हम नेता के चयन में करते हैं, लोकप्रिय कम लोकप्रिय व्यक्ति का चयन में करते हैं, उपेक्षित बालक आदि का पता लगाने में करते हैं। जैसे कि कोई टीम है ना, स्काउट कैंप है, कोई हॉकी की टीम है, कोई उस क्रिकेट की टीम है, उसमें हम टोलियों का चयन करते हैं। तो उस टोलियों के चयन में हम जो छात्रों को नाम लिखते हैं, सम्मिलित करते हैं। आप किसी भी ऐसे छात्र का नाम लिख सकते हैं जहाँ कि वो छात्र वहाँ पर उपलब्ध नहीं है, उसका भी नाम लिख सकते हैं। लेकिन जब आप उनको उसमें टोली में उनको सम्मिलित करते हैं तो उस आधार पे करते हैं कि आपको व्यक्ति कितना पसंद है, उस आधार पे आप उनको जो चिन्हांकन करते हैं। तो समाजमिति एक ऐसा रेखा चित्र है जिसमें कुछ चित्र और अंक किसी सामाजिक समूह के सदस्यों द्वारा सामाजिक स्वीकृति या त्याग को, सामाजिक कि ये व्यक्ति को हम पसंद करते हैं, इसको हम ले रहे हैं, इस तरीके के तथ्य का ढंग पर इसे स्वीकृति का या त्याग का, या फिर ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं, इसको हम छोड़ रहे हैं इसमें से, इस प्रकार से प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है कि जिस व्यक्ति को हमें इस टोली में लेना है ये हमें पसंद है और इस व्यक्ति को हम टोली में नहीं ले रहे हैं तो ये हमें नापसंद है।
तो इस तरीके का एक जो है सामाजिक स्वीकृति या त्याग का ढंग प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त करते हैं किसको, समाज नीति के एक रेखा चित्र को। तो जिसमें जो है ये मैंने बता दिया आपको स्काउट कैंप में है ना। अब नया है संचयी आलेख पत्र क्या होता है, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड्स क्या होते हैं। संचयी आलेख पत्र शब्द का प्रयोग 1930 में हुआ था। कब हुआ था, 1930 में। इसमें विद्यार्थियों से संबंधित समस्त जानकारियां इकट्ठा होती हैं, जैसे कि क्लास से संबंधित उसका जो होमवर्क से संबंधित उसके जो जितने क्रियाकलाप वह क्लास से संबंधित करता है, जिस कॉम्पिटिशन में भाग लेता है या जो भी वो कार्य करता है सारा उसमें एक पत्र में सब कुछ लिख देते हैं उसमें, है ना। सामूहिक आलेख पत्र द्वारा विद्यार्थियों के प्रत्येक अंक का विकास का कब वो किस चीज में उसका विकास हुआ है, किस चीज में मतलब उसने काम अपने जो है छात्र उसमें वो किया है, आगे बढ़ा है। इसके आधार पर हम उसकी शिक्षा में भी उपयुक्त परिवर्तन ला सकते हैं। आजकल संचयी आलेख पत्रों का निरंतर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये पत्र विद्यार्थियों के शैक्षणिक तथा व्यावसायिक निर्देशन में बहुत ही सहायक सिद्ध हुए हैं। इन पत्रों के माध्यम से हम विद्यार्थियों के सामान्य व्यवहार, गुणों, रुचियों, खेलकूद से संबंधित, वाद विवाद से संबंधित, नाटक, कला आदि सब उनके बारे में हम विश्वसनीयता के साथ उनको जो है स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। तो किस चीज में संचयी आलेख पत्र हम कैसे करते हैं, उनकी खेल में रुचि, कला में रुचि, वाद विवाद में रुचि, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रुचि, अभिनय में रुचि, इन सब में जो उसने जो पार्टिसिपेट किया है उन सब का जो लेखा जोखा करते हैं वो संचयी आलेख पत्र में करते हैं। फिर उसका एक बहुत सुंदर सी जो अच्छी सी होती जो डेफिनेशन दी है मुरे थॉमस ने दी है। उन्हें बोला है, वैसे तो बहुत उन्होंने दी है लेकिन मुझे मुरे थॉमस की पसंद आई है। संचयी आलेख पत्र किसी बालक के बारे में एक लंबी अवधि में एकत्रित सूचना है कि पूरे साल भर क्या हुआ, है ना। संचयी आलेख पूरे साल भर उसने क्या किया, या पूरे जब तक उसका स्कूल का शुरुआत हुई उसका एंड हुआ तब तक उसने किन किन खेलों में रुचि ली, किन खेलों में पार्टिसिपेट किया, किन किन वाद विवाद में पार्टिसिपेट किया, वो सबका लेखा जोखा उसके अंदर होता है। ठीक है। अब चेकलिस्ट क्या होती है, इसको बोलते हैं चिन्हांकन सूची। ऐसे कथन होते हैं जो व्यक्ति से संबंधित वर्णनात्मक कथन या शील गुणों से संबंधित होते हैं। ठीक है। मतलब व्यक्ति से संबंधित वर्णनात्मक कथन या शील गुणों से उसके जो गुण होते हैं उनसे उनको व्यक्त करना होता है उसमें, है ना। अध्यापक ये जानने का प्रयास करता है कि शील गुण या विशेषताएं छात्र में विद्यमान है अथवा नहीं है। अध्यापक मिलान करके निशान लगाता है कि ये गुण है, टिक मार्क लगा दिया, ऐसा राइट का निशान, ये नहीं है उसको क्रॉस कर दिया। ठीक है। इस तरीके से जैसे कि हॉटसन तथा मे ने इस विधि का प्रयोग बच्चों के चरित्र का मूल्यांकन करने के लिए किया है। उसने कुछ लक्षण छांटे हैं, 80 लक्षण छांटे हैं वैसे तो उसने, लेकिन उनमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट है उसमें दिए गए हैं, जैसे निर्दयी होना, सहयोगी होना, दयालु होना, लालची, एहसानमंद आदि, है ना। ऐसे ये सूची बना लिया जाती है पूरे उनके लक्षणों की। ठीक है। और जो बच्चों के व्यवहार में है, और फिर उनके अंकों के चयन से बालकों के गुणों के बारे में निर्णय लिया जाता है। उनको अंकों का चयन देते हैं, जैसे +1 दे दिया कि ये गुण अगर गुण है तो +1, अगर दुर्गुण है तो -1, इस तरीके से उनको दिया जाता है। जैसे ये बहुत ज्यादा कहाँ यूज होता है, स्कूलों में, औद्योगिक संस्थानों में, ऑफिसों में, सेना में आदि स्थानों पर इनका सफलतापूर्वक प्रयोग किया जाता है। इनमें कभी कभी अवलोकन सूची, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल भी कहते हैं, है ना। जबकि जब शेड्यूल कब कहते हैं, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल कब कहते हैं, जबकि ये बहुत लंबी हो। ठीक है। इस तरीके से जो है ये बनाई जाती है, और इसका जो विश्वसनीयता गुणांक होता है वो 0.60 के लगभग है। इसका एक विश्वसनीयता गुणांक भी होता है जो 0.60 के लगभग होता है। और इसको जब हम लिखते हैं, उसका जो फॉर्मेट बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं कि बाई साइड में तो लिखते हैं हम नाम, राइट साइड में लिखते हैं कक्षा, और नाम के नीचे लिखते हैं हम कॉलेज विद्यालय का नाम, और उसमें एक फॉर्मेट बनाकर कॉलम बना करके 1-2 कॉलम बनाते हैं। एक क्रम संख्या जो उसके व्यवहार की होती है, व्यक्तित्व विवरण, है ना, क्रम संख्या 1, 2, 3, इस तरह से व्यक्तित्वशील गुणों का नाम, फिर आवर्ती कौन से गुण की कितनी बार आवर्ती हुई है, यानी कि गुस्सा कितनी बार हुआ है ना, और वो जो है क्या नाम, दयालु कितनी बार हुआ है, लालची कितनी बार हुआ है, इस तरह से। और फिर ग्रेड देते हैं, ABCD करके ग्रेड देते हैं, और फिर उसका विवरण भी लिखते हैं कि यहाँ पर इसने इस एक्टिविटी में, मतलब जो इसने शील गुण जो प्रदर्शित किया, इस प्रदर्शन में डिस्क्रिप्शन भी देते हैं कि इस प्रदर्शन में इसने अच्छा काम किया है या गलत काम, मतलब या उतना अच्छा कार्य नहीं किया है। और फिर शिक्षक अपने नीचे हस्ताक्षर कर देता है, राइट साइड सबसे नीचे। अब आ जाते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। एक ये भी नया, मतलब कि नया ये है रिसर्च टूल है एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। इस उद्देश्य से छात्र के जीवन संबंधित, छात्र से कह लो रेस्पोंडेंट्स के जीवन संबंधित झांकी के अनौपचारिक निरीक्षण के आधार पर एक वर्णनात्मक रिपोर्ट तैयार करना है। कैसे करते हैं कि जो एनेक्डोटल में क्या करते हैं कि उनकी कोई मतलब अनौपचारिक, जैसे कहीं बच्चा गया हुआ है
वहीं पर उसकी जो है कोई स्टोरी गया है, वो एक्टिविटी कर रहा है, तो वहीं पर क्या करते हैं अनौपचारिक, औपचारिक तो हो गए क्लासरूम में बैठ के, अनौपचारिक होगी कहीं भी हम कर सकते हैं उस घटना का विवरण, हमने घटना कहीं भी घटित हुई उसका विवरण हम लिख सकते हैं, है ना। केवल महत्वपूर्ण सार्थक घटनाएं ही नोट की जानी चाहिए, अगर उसकी संख्या अधिक है तो मतलब गलत वैसे कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर हम अच्छी जो उसकी एक्टिविटी होती है उसी को ही हम, उसी घटना को हम लिखते हैं। झाके में हो सकता है अपेक्षित व्यवहार भी हो, अनपेक्षित, यानी कि जिस व्यवहार को हम चाह रहे हैं कि बच्चा करे वो व्यवहार भी हो सकता है उसमें, जिसको हम चाह रहे हैं कि बच्चा ना करे वो व्यवहार भी। घटना को हमें रिकॉर्ड करना है, वो अच्छा व्यवहार कर रहा है बुरा कर रहा है, ये उस पर ये इसको हम ध्यान में नहीं रखेंगे, हम दोनों ही तरह के उसके व्यवहारों को उसमें जगह देंगे अपने एनेक्डोटल रिकॉर्ड में, ठीक है। अब अध्यापक को देखना चाहिए कि जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड बना रहा है वो उसकी छात्र रेस्पोंडेंट की उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप हो, ठीक है। जैसे कि ऐसा कह सकते हैं कि बच्चों की प्रतिक्रिया में, जैसे बच्चे प्रतिक्रिया करते हैं, रेस्पोंडेंट या रेस्पोंडेंट है, जब एक रिसर्चर है रेस्पोंडेंट से रेस्पोंडेंट के बारे में एनेक्डोटल रिकॉर्ड बना रहा है, तो वो देख सकता है कि बच्चों की प्रतिक्रिया में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक व अत्यधिक देखा जाता है। कार्य एवं खेल में, कक्षा के अंदर बाहर, माता पिता, भाई बहनों, अध्यापकों, संगी साथियों में वे आवेश और मूड बदलते रहते हैं, ठीक है। इस तरीके से जैसे कि वातावरण में परिवर्तन के कारण कभी कभी गंभीर समस्या व अनूठेपन का भी अनुभव करते हैं। तो जो हर चीज की जो हम हमारे पास सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किस्सा कौन सा होता है, यदि कोई बच्चा हर चीज को अनदेखा कर रहा है और एकाकी बैठा हुआ है, तो हम उसको जो हमारे पास एक प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको उस घटना का, ये हमें घटना के लिए एक मिल जाता है, कुछ वो रिकॉर्ड करने के लिए मिल जाती है घटना। तो इस प्रकार से ये जो है एनेक्डोटल रिकॉर्ड बनाया जाता है। ये दरअसल इन्वेंट होती है, इन्वेंट या शॉर्ट स्टोरी, एनेक्डोट शॉर्ट स्टोरी, इवेंट, ये एक रिकॉर्ड होता है, इन घटनाओं का एक रिकॉर्ड होता है। लेकिन इसमें कुछ जो है दोष भी हैं इसमें ये है कि लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इन रिकॉर्डिंग, क्योंकि जो रिसर्चर होता है उसकी सब्जेक्टिविटी भी कभी कभी इसमें एनेक्डोटल रिकॉर्ड बनाने में आ जाती है ना। एक तो ये होगा टेंडेंसी टू कंफ्यूज फैक्ट्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ दोज फैक्ट्स, जो तथ्य वो देख रहा है, कई बार होता है कि ज्यादा नजदीक आने, वो हो सकता है उसको गलत सूचना उसकी मिल रही हो, है ना, उस घटना की गलत जो है सूचना उसको मिल रही हो, तो कंफ्यूज फैक्ट्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ दोज फैक्ट्स, उन फैक्ट्स का जो इंटरप्रिटेशन होता है उसको भी कभी कभी जो गलत हो जाती है अभी टेंडेंसी, है ना। टेंडेंसी टू रिकॉर्ड ओनली नेगेटिव एनेक्डोट्स, और जो है इसमें अधिकतर क्या होता है कि गलत रिकॉर्ड, नेगेटिव नकारात्मक एनेक्डोट्स रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं, बच्चे के ज़्यादातर नकारात्मक व्यवहार को इसमें संकलित कर लिया जाता है। तो इस तरीके से ये होता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है कि एक तरफ तो लिखेंगे दिनांक, दूसरी तरफ लिखेंगे समय, विद्यार्थी का नाम, क्योंकि समय जिस समय वो घटना हो रही है समय, है ना, दिनांक जिस दिनांक को वो हो रही है, डेट को हो रही है, और फिर विद्यार्थी का नाम, राइट साइड विद्यार्थी का नाम, और जो है राइट साइड विद्यार्थी उसका निरीक्षक का नाम, लेफ्ट साइड विद्यार्थी का नाम, फिर क्रम संख्या जैसे हमने उसमें बनाया था क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में, फिर झांकी घटना का विवरण, जो झांकी वो स्टूडेंट देख रहा है उस घटना का विवरण भी देंगे, और फिर टिप्पणी कि इसने जो है इसने ये कार्य, ये झांकी है या ये घटना है, और इसमें इस छात्र ने या रेस्पोंडेंट ने इस तरह का व्यवहार किया है, जो टीचर अपने आप उसको लिखेगा, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके जो है स्टूडेंट्स 4-5 मैंने आपको करा दिए हैं। अब थोड़ी देर में मैं कराऊंगी आपको, आज के लिए तो बस इतना ही, थोड़ी देर में मैं आपको कराऊंगी PYQ, ठीक है स्टूडेंट्स।